थम रहा है, पर वहीं कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में अपने बच्चों को कैसे स्वस्थ रखें, कोरोना से अपने बच्चों को कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित करें, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे आस्था चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के संचालक, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण खापेकर से। मैं डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, संचालक आस्था चिल्ड्रंस हॉस्पिटल रामदासपेट नागपुर। सर आप मुझे बताइए, तीसरी लहर जो है, तीसरी लहर में बच्चों को इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये गंभीर भी हो सकता है, क्या कहेंगे इस विषय पर? जैसे मीडिया में बहुत दिनों से न्यूज़ आई कि तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, उसमें जो रीज़न बताया गया था उसमें ये रीज़न बताया गया था कि जो पहले लहर में ज़्यादातर अधिकतर जो है बुजुर्ग लोग प्रभावित हुए, दूसरी लहर में यंग लोग प्रभावित हुए जो 15 से 45 साल तक के लोग थे। तो ऐसा सोचना है कि जो तीसरी लहर आएगी उससे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, इसका कोई ऐसा साइंटिफिक रीज़न नहीं दिखता कि तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। वो इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत से बच्चों को इन्फेक्शन वैक्सीन नहीं लग पाई इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन इसका इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। नॉर्मली जो है दूसरी लहर में भी बहुत सारे बच्चे प्रभावित हुए, तकरीबन जो है 20 से 25% बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन उसमें देखने में आया कि अधिकतर बच्चों में 70 से 80% केसेस में जो है माइल्ड सिम्टम्स थे, 15-20 केसेस में थोड़े बहुत मॉडरेट सिम्टम्स थे और बहुत ही कम बच्चे, बहुत ही निग्लेजेबल बच्चे जो है को गंभीर निमोनिया या ऐसी जैसी बीमारी हुई थी जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अगर लगता भी अगर बच्चे को अगर आएंगे भी तीसरी लहर तो बहुत ऐसे गंभीर लक्षण देखने में कमी आएंगे, ऐसा लगता है देख के। कोविड की तीसरी लहर को लेकर माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए जिससे बच्चे को कोविड संक्रमण ना हो सके, उससे बचाया जाए, क्या कहेंगे? कोविड का जब से माता पिता ने सुना है कि तीसरी लहर में बच्चों को प्रभाव होने वाला है तो हर माँ ये सोचती है कि मैं अपने बच्चे को ऐसा क्या दे दूँ जिससे कि मेरे बच्चे को कोविड ना हो। लेकिन आप लोगों ने दूसरी लहर में भी देखा होगा, बहुत से लोगों ने बहुत सारी मेडिसिन खाई, बहुत सारे सप्लीमेंट खाए, लेकिन कोई भी अपने आप को कोरोना इन्फेक्शन से नहीं बचा पाया। तो ऐसा कोई मार्केट में ऐसा मेडिसिन नहीं आता जिससे कि बच्चे जो है इन्फेक्शन से हम बचा पाए। इसमें हमने दूसरी लहर के अंदर यह भी देखा कि सबसे चीज़ हमने जो सीखी कि ये देखा कि जो कोरोना से जो पेशेंट ठीक हुए उनको ये सब मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं थी। जो एंटीबायोटिक बहुत सारे जिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, रेमडेसिविर, फेविपिराविर ऐसे बहुत सारी जो मेडिसिन दी गई इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो उसमें मेन जो सामने उभर के आई थी, कोरोना से ठीक होने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, किसी का भी एक शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, तो वही कोरोना से अपनी लड़ाई आसानी से जीत सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता को अपने बच्चे को जो है उसके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए और उसकी इम्यूनिटी मजबूत रहे, तो बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावना भी बहुत कम होगी और इन्फेक्शन होगा तो अपनी लड़ाई भी आसानी से जीत जाएगा। हमें इस बात पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। माता द्वारा स्तनपान शिशु को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैंने पिछले इसमें देखा था सेकंड वेव में बहुत सारी माताएं मेरे पास आई थी जिनको कोविड हुआ था, उनको माइल्ड सिम्टम्स थे, लेकिन फिर भी उनको फीडिंग कराने नहीं दिया। बाद में जब मदर और बच्चे को 10 दिन के लिए अलग रखा गया था और 10 दिन बाद जब माँ ने बच्चे को दूध पिलाना चालू किया तो बहुत सारी माताओं को दूध आना बंद हो गया और बच्चा हमेशा ऊपर के दूध में रह गया। माँ के दूध में सही प्रकार के पोषण तत्व तो होते हैं, लेकिन साथ में बहुत ऐसे प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो बच्चे को संक्रमण से बचाते हैं। और पहले 6 महीने तक अगर माँ अपने शिशु को दूध पिलाती तो उससे इन्फेक्शन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। 6 महीने से लेकर 2 साल तक भी, 6 महीने से 1 साल के बीच में माँ के दूध से तकरीबन जो है बच्चे को 50% पोषण मिल जाता है और 1 साल से लेकर 2 साल तक जो है बच्चे को तकरीबन 30% पोषण मिल जाता है। ये देखने में आया कि जो शिशु माँ के दूध में रहता है, अगर उस बच्चे को इन्फेक्शन होता भी, कोविड इन्फेक्शन या अन्य संक्रमण भी होता है, तो ऐसे बच्चे जल्दी रिकवर हो जाते हैं और जो बच्चे ऊपर के दूध में रहते हैं जल्दी रिकवर नहीं हो पाते और काफ़ी समय तक बहुत कुपोषण होने की संभावना भी रहती है और लॉन्ग टर्म हेल्थ पर जो है प्रॉब्लम होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो सभी माताओं से रिक्वेस्ट है, अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है तो अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद नहीं किए और किसी भी कारणवश बिना किसी वजह के दूध बंद करिए। अगर कोई आपको इमरजेंसी नहीं है तो 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाइए, जिससे अगर बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, अगर आपको कोविड हुआ है या आपने कोविड की वैक्सीन ली तो जो एंटीबॉडी बनती है वो आपके मिल्क के थ्रू बच्चे को मिल जाती है और वह भी बच्चे को एक प्रोटेक्शन देती है। तो ऐसे बच्चों में जो है जिनको कि माँ से एंटीबॉडी मिलती है उसमें गंभीर सांस की तकलीफ होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है कोविड इन्फेक्शन होने के बाद में। अगर कोरोना की बात की जाए तो इम्यूनिटी पावर बहुत बेहतरीन होना चाहिए। बच्चों का खान पान किस तरह का होना चाहिए जिससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहे? कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? आजकल के जो बच्चों के खान पान में देखा गया कि खाने में कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन बिल्कुल कम होता है और खाने में जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट से बहुत ही कम उपयोग करते हैं।
जिसे सही प्रकार के पोषक तत्व तो बच्चे को मिल ही नहीं पाते हैं। तो खाने में जो हमें ऐसा खाना यूज़ करना चाहिए जिसमें सही प्रकार के पोषक तत्व हो, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, फाइबर, ऐसे सही प्रकार के पोषक तत्व होना चाहिए। इसके लिए बच्चे को हमें विविध प्रकार का खाना देना चाहिए। जैसे खाने में जो है अनाजों के रूप में आप जो है गेहूँ हो गया, चावल, ज्वारी, बाजरा, दालें, सही प्रकार की दालें दे सकते हो, नट्स, सीड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट देना चाहिए बच्चे को। नॉन वेज खाने में जो है आप जो है अंडे, मछलियाँ, ये मांसाहारी खाना दे सकते हैं। इसमें ना प्रोटीन की मात्रा भरपूर रहती है और साथ में जो कुछ विशेष प्रकार के जो तत्व होते हैं, जिंक, आयरन, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। खाने में अगर बच्चों को माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो रिसर्च में पाया गया, जो सबसे कमी होती है बच्चों के शरीर में, उसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई, विटामिन डी और कुछ मिनरल्स, खास करके जिंक, आयरन, ये जो बच्चों में नॉर्मली कम रहते हैं और इससे जो बच्चों का जो है ये मेन जो है विटामिन और पोषक तत्व जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसलिए खाने में इन सब जो है पोषक तत्वों से भरपूर हमें खाना देना चाहिए। खास करके कुछ ऐसे सब्जियां या फ्रूट्स हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब बच्चे को सही प्रकार की कलरफुल जो है फ्रूट्स और सब्जियां देना चाहिए। सब्जियों में सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जी वो पालक है, स्पिनच। इसमें जो विटामिन ए, सी, ई, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कुछ कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जिसे बोलते हैं, एक कैरोटीनॉइड एक पिगमेंट का नाम है। इसमें क्या होता है, कैरोटीनॉइड जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। कैरोटीनॉइड्स अगर बच्चे पालक खाते हैं तो उससे क्या होगा, शरीर में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन अच्छा होता है और साथ में एक इंटरफेरॉन बनता है जो वायरस इन्फेक्शन से इंटरफियर करता है। साथ में जो अन्य प्रकार की सब्जियां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोकोली, विटामिन ए, सी, ई, उसमें भी भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आपको आश्चर्य होगा सुन के कि लाल कलर की जो शिमला मिर्ची होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है और उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर फ्रूट्स में देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण फ्रूट है पपैया, जो कि बहुत ही कम बच्चों को खिलाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं इसमें। उसके बाद है मैंगो खिला सकते हैं और सिट्रस फूड जो है और ये संतरा, से विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। एप्पल और सबसे इम्पॉर्टेंट फूड है जो बच्चों के लिए है। एप्पल में एक प्रकार का जो है प्रीबायोटिक होता है। प्रीबायोटिक मतलब क्या होता है कि पेट में अतियों में जो है अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है और बुरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है। तो ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसमें सभी प्रकार के ए, बी, सी, ई, सभी प्रकार के विटामिन भी होते हैं। तो ये सब खाने में अगर आप यूज़ करते हैं तो बच्चे को नॉर्मली जो है सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन मिल जाते हैं। उसे अलग से बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखा जाए तो कोरोना का दौर है, इम्यून सिस्टम को ध्यान में रखते बच्चों को क्या खाने में नहीं देना चाहिए जिससे बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम जो कमजोर होते जा रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आजकल के जो है बच्चे जो है आप देखे हुए घर में जो है जोमेटो, स्विमिंग करके कुछ भी ऑर्डर देके कुछ भी जंक फूड ये सब मंगवा लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शुगरी और सॉल्ट है। शुगर वाले फूड नहीं देना चाहिए। शुगर क्या करता है, शुगर ज़्यादा देने से जो है विटामिन सी की एंट्री WBC के अंदर नहीं हो पाती और इसे WBC जो बैक्टीरिया को नहीं मार पाता, ये देखने में आया स्टडी में। तो बच्चे जो आजकल जो है फ्रेश जूसेस होता है, कॉन्सनट्रेटेड जूसेस, सिरप, चॉकलेट, केक्स, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है। तो ऐसे फूड बच्चे को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इससे इम्यूनिटी कम होती है। साथ में जंक फूड में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सैचुरेटेड फैट होते हैं जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। तो तुम्हारा पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच टोस्ट, तली हुई चीज़ें, ये सब चीज़ें बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। और बाहर की चीज़ें भी खाने में अवॉइड करना चाहिए। बाहर की चीज़ों में क्या होता है, देखने में आया कि जो बाहर की चीज़ें बन के आती है उसमें सॉल्ट, शुगर, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है जो बच्चे को इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। और बाहर के फूड खाने से जो है इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो आप बाहर के लोग जो फूड को हैंडल करते हैं इतनी सावधानी से हैंडल नहीं करते, इसलिए इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है फूड हैंडलिंग। तो ये पर ध्यान रखना चाहिए। तो घर में बना हुआ खाना यूज़ करिए, वो हेल्दी भी रहता है और उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना भी बहुत कम रहती है। कोरोना जब से आया है तब से वैक्सीन और इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें कन्फ्यूजन गायब हो चुकी हैं। तो बच्चों के बारे में अगर बात की जाए, कौन कौन से टीके, कौन कौन सी वैक्सीन बच्चों को लगनी चाहिए, क्या कहेगा? वैक्सीन जो है बहुत से माता पिता जो वैक्सीन लगाने के लिए अवॉइड कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि अस्पताल जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ जो बीमारियां होती है, जैसे अपने इंडिया में जो कुछ बीमारियां हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज है, जो कि पानियों से होती है, खाद्य पदार्थ से होती हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, हमारा जो है हेपेटाइटिस ए हो गया, ठीक है। और ये सब बीमारी जो है जब कोरोना की तीसरी लहर कब एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, अगस्त और सितंबर में आने के चांसेस है। इस सीजन में वैसे ही ये बीमारी सब कॉमन होती है। इन्फ्लुएंजा हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। तो आप जितने ज़्यादा अच्छे वैक्सीन लगा सकते हैं, हो सकता है ऐसा हो कि आपने सभी वैक्सीन नहीं लगाई और कोरोना के साथ साथ उसे दूसरा भी इन्फेक्शन हो गया, तो बच्चे के जो है शरीर पर डबल प्रभाव पड़ेगा, उसमें जान जाने का भी खतरा बना रहता है।
तो आप सभी माता पिताओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 साल तक के पूरे वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लीजिए, 5वें साल बूस्टर डोज लगा लीजिए, 10वें साल वाले डोज लगा लीजिए, साथ में आप हेपेटाइटिस ए, निमोनिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा ये सब वैक्सीन भी आप लगवा लीजिए। आप किसी भी उम्र में वैक्सीन लगा सकते हैं अपने डॉक्टर से संपर्क करके। कोरोना के दौर में देखा गया बच्चों को यानी कि माता पिता जो है डर के कारण बच्चों को आजकल कुछ भी दिए जा रहे हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, या एंटीबायोटिक्स गोलियां दे रहे हैं, विविध प्रकार की गोलियां दे रहे हैं। क्या कहेंगे कि किस तक की घातक? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो बहुत से माता पिता आजकल ऐसे करते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा बुखार हुआ, थोड़ा सा बॉडी गर्म हुआ तो अपने मन से बिना सोचे समझे बच्चे को एंटीबायोटिक देना चालू करते हैं। वो सोचते हैं कि एंटीबायोटिक देंगे और बच्चा बिल्कुल 1 दिन में ठीक हो जाएगा, उसका बुखार चला जाएगा, लेकिन ऐसा सोचना गलत है क्योंकि 90% जो इन्फेक्शन होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन ही होते हैं। इनमें एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, बल्कि आप अगर ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक देंगे तो बॉडी में जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है ये बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। मतलब उसमें सिंपल सा इन्फेक्शन भी गंभीर हो सकता है जो काफ़ी बार दवाइयों से जल्दी ठीक नहीं होता है। बहुत सारे सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे सप्लीमेंट जो है ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं होता कि इसको आप दे दें और इन्फेक्शन ना हो, तो बिना पूछे आप सप्लीमेंट मान लीजिए। अगर आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता तभी आप सप्लीमेंट का उपयोग करिए। सर, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो लगभग लॉकडाउन चल रहा है, सालों से स्कूलें बंद है, इसका बच्चों के मानसिक स्वरूप पर एक अलग ही प्रभाव हो रहा है। बहुत से बच्चे जो है ये मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय? हाँ, ये तो देखने में आया है, कम से कम अमेरिका में सर्वे किया गया तो 40 से 50% बच्चे मानसिक स्वास्थ्य से ये हो चुके हैं, ग्रसित हो चुके हैं। इंडिया में भी मेरे ख्याल से 4 में से 1%, जो डाटा भी तो नहीं आया, लेकिन 4 में से 1% बच्चे जो है मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। उसका हमें ऑनलाइन जो है क्लासेस, नो सोशल गैदरिंग, किसी से मिलना नहीं, रूम में अकेले रहना, दिन भर मोबाइल का यूज़ करना, माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़ा, रोक टोक, इनकी सबकी वजह से बहुत सारे बच्चों में जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, ऐसे बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। उसमें जो है मेन जो है बच्चे में आप कब समझ सकते हैं कि आपके बच्चे को ये जो है बीमारी हो रही है करके, तो आप इसके ऊपर ध्यान रखना आपका बहुत ज़रूरी है। बच्चे के दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार आते हैं कि ये सब नकारात्मक विचार आ रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, ऐसे हर चीज़ का जो ब्लेम अपने पर लेना, या बच्चों में अचानक गुस्सा आया, क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा शांत है, चिड़चिड़ापन, अचानक उसके स्वभाव में अचानक जो है परिवर्तन आ गया है, ठीक है, उसकी खाने की हैबिट पूरी चेंज हो गई है, रात में बहुत लेट तक सोता है, चिल्ला के कभी उठ जाता है, ठीक से सो नहीं पा रहा है। तो ये सब जो चीज़ें जो या पुरानी जो चीज़ें हैं, जैसे बच्चा जो पहले अंगूठा चूसता नहीं था, अब वो अंगूठा चूसना चालू कर दिया, या पुरानी आदतें फिर से रिटर्न हो गई, फिर से रात में पेशाब करना चालू कर दिया, या बच्चा घर में किसी से मिलता जुलता नहीं, अकेले रूम में रहता है, घर में आने कोई अगर गेस्ट भी आए तो उनके साथ में जो है इंटरेक्ट नहीं करता है, किसी चीज़ में रुचि नहीं रखता है, तो ये सब लक्षण ऐसे बताते हैं कि बच्चे में मानसिक बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माता पिता को क्या करना चाहिए। सबसे पहले उनका लिसन देयर कंसर्न, मतलब उनका जो कंसर्न है उनको अच्छे से ध्यान से सके, उनको सपोर्ट करिए और उनको रिएश्योर करिए। तो सबसे पहले उनकी बातें जो आसानी से ध्यान से सुनिए, पेशेंसली सुनिए, उनकी बातों को नज़रअंदाज मत करिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज सही रखिए। उस समय बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बात सुनते और बाद में बच्चे को चॉकलेट देकर उसकी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल गलत है। बच्चे की सोने खाने की रूटीन बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। बच्चे को बराबर रात में जो है 10 से 12 घंटा सोने से बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है, मेंटल सिस्टम भी अच्छा रहता है। उसके साथ जो है बच्चे को जो है आप खेलकूद, उसके लिए भी खेलकूद जो है स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करिए, बच्चे की हॉबीज़ में इन्वॉल्व करिए, बच्चे को टीवी और मोबाइल से बिल्कुल दूर रखिए। बच्चों का एक फिक्स रूटीन बनाइए, सोने पीने खाने का एक फिक्स रूटीन बनाइए, जिससे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बच्चे को बाहर जो है हवा वातावरण से एक्सपोज कराइए, उनके साथ घूमने जाइए, उनके साथ खेलिए, जिससे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इन सब चीज़ों से। देखा जाए तो अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने की संभावना में है, ऐसे में बच्चों की तरफ किस तरह का ध्यान माता पिता द्वारा रखा जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए क्या कहें? बच्चे को एक तो पूरी जो है प्रिकॉशन लेना चाहिए। बच्चे को आप जो है हैंड हाइजीन के बारे में पूरा सिखाना है। आपको स्कूल जाने जैसे लॉकडाउन खुलता है उनको बताना है कि आप कहीं पर हैंड हाइजीन का कहाँ पर उपयोग करने का है। उनको रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में बताना है कि सर्दी खांसी कब हुआ तो आपको कैसे रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो करने का है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखने का है। ऐसे जो है गैदरिंग में मत जाइए जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसे गैदरिंग में जाने के लिए अवॉइड करिए क्योंकि इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखने का है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।